अरे ये सब तो फोटो रेस्पायरेशन एनर्जी को जो लॉस हो रहा है, एनर्जी का जो लॉस हो रहा है, ठीक है ना, उसका रीजन कौन है? फोटो रेस्पायरेशन। किसमें ये होता है? C4 में कि C3 में? C3 में। और C3 में कब होगा? C3 में कब होगा? C3 में तब होगा जब ऑक्सीजन तो है ही, जब लाइट ज्यादा होगा, मतलब लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो हाई टेम्परेचर पे रूबिस्को जो है C3 साइकिल में वो CO2 को पकड़ने के जगह पे ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, ठीक है ना। CO2 को पकड़ने के जगह पे क्या पकड़ लेगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पकड़ेगा तो स्टार्ट हो जाएगा फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है ना। C3 साइकिल ना होकर क्या स्टार्ट हो जाएगा? फोटो रेस्पायरेशन। अब फोटो रेस्पायरेशन होगा तो क्या होगा? एनर्जी लूज। तो फोटो रेस्पायरेशन हुआ तो देखो RUBP जो था, RUBP के साथ इसको क्या जोड़ दिया? O2 जोड़ दिया, और O2 जोड़कर क्या बनाया? फोस्फोग्लाइकोलेट। फिर ग्लाइकोलेट में बदला है, और ग्लाइकोलेट पेरोक्सीसोम में जाकर, अब देखो इसमें जो है 3 टाइप्स के ऑर्गेनेल यूज हो रहे हैं। 3 टाइप्स के ऑर्गेनेल यूज हो रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट भी यूज हो रहा है, पेरोक्सीसोम भी यूज हो रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि फोटो रेस्पायरेशन सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में नहीं होगा, ये तीनों ऑर्गन में एक्सचेंज होकर मटेरियल कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो पहले बात तो स्टार्ट होगा क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या बना? फोस्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट, और ग्लाइकोलेट ट्रांसफर हो गया पेरोक्सीसोम में। फिर यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा और ग्लाइऑक्सीलेट बनेगा, और फिर ग्लाइऑक्सीलेट ग्लाइसिन में चेंज होगा, ग्लाइसिन फिर ट्रांसफर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर इसमें से एमाइन ग्रुप और CO2 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो CO2 निकलने के बाद ये चेंज हो जाता है सिराइन में, फिर सिराइन ट्रांसफर होगा पेरोक्सीसोम में और बनाएगा ग्लाइसरेट, और यहाँ पर एक NADH का खर्च होता है, ठीक है ना। ये भी क्या है? एनर्जी का मॉलिक्यूल। फिर ग्लाइसरेट ट्रांसफर होगा क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में फिर से एक ATP लगेगा, ठीक है ना, और कन्वर्ट होगा PGA में, ट्रीफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और फिर आगे का काम चलेगा, ठीक है ना। तो यही साइकिल को बोलते हैं क्या? फोटो रेस्पायरेशन, या फिर C2 साइकिल। C2 साइकिल क्यों बोले? क्योंकि ये सब जो फोस्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट है, ये सब 2 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये सब कितना कार्बन मॉलिक्यूल है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल। यहाँ पर फोस्फोग्लाइकोलेट या फोस्फोग्लाइसरेट भी बनता है, ठीक है ना। जैसे ये ग्लाइकोलेट बना था, या फिर फोस्फोग्लाइसरेट भी बनता है, ठीक है ना। तो दोनों सब क्या है? 2 कार्बन। ये सब क्या है? 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ग्लाइकोलेट भी बोलते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कंडीशन। तो यही साइकिल चलता है, जिसके कारण देखो एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च हो रहा है ना। आखिर PGA बना है, लास्ट में PGA बना है, लेकिन कितना बड़ा प्रोसेस होने के बाद बना है, ठीक है ना। अगर रूबिस्को CO2 के जगह ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो PGA बनाने में इतना प्रोसेस लगेगा, ठीक है ना। 3 ऑर्गेनेल का यूज होगा, फिर इसमें से इसमें ट्रांसफर होगा, तो इसमें भी मटेरियल मतलब एनर्जी का खर्च होगा ही कुछ ना कुछ। और यहाँ पर भी सामने दिख रहा है ATP का खर्च हो रहा है, ठीक है। तो ये सब एक्स्ट्रा एनर्जी का जो खर्च है वही प्लांट को लॉस जाता है। किसमें? C3 प्लांट। क्योंकि C3 प्लांट में ही फोटो रेस्पायरेशन होता है। और कब होगा? जब
टेम्परेचर हाई होगा और CO2 का कमी होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा। ठीक है, और यही चीज फोटो रेस्पायरेशन C4 प्लांट्स में नहीं होता। C4 प्लांट्स में नहीं होता है, फोटो रेस्पायरेशन नहीं नहीं होता है। होता। ठीक है ना, अगर होता तो फिर क्या होता है, फिर C4 प्लांट का होने का मतलब ही नहीं। C4 पाथवे का फायदा क्या हुआ कि इसमें फोटो रेस्पायरेशन नहीं हुआ। ठीक है ना, यही ऑक्सीजन को बचा लेता है C4 प्लांट को। C4 प्लांट में रुबिस्को से जोड़ने से बचा लेता है C4 प्लांट, ताकि फोटो रेस्पायरेशन ना हो। तो अभी तक फोटोसिंथेसिस में हम लोग फोटो लाइट रिएक्शन पढ़े हैं और डार्क रिएक्शन पढ़े हैं और फोटो रेस्पायरेशन पढ़े। ठीक है ना, फोटो रेस्पायरेशन में सारे रिएक्शंस को देख लिए थे कि कैसे कैसे पहले क्लोरोप्लास्ट में होता है, फिर पेरोक्सिसोम में होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये तीनों ऑर्गेनल का यूज करके फोटो रेस्पायरेशन हो रहा था। ठीक है ना, तो उसमें क्या हो रहा था और क्या क्या कंडीशन है फोटो रेस्पायरेशन को होने के लिए, तो हम लोग देखे थे शुरुआत में ही कि डार्क रिएक्शन को कराने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, रुबिस्को। और रुबिस्को का जो एफिनिटी है, एफिनिटी मतलब वो किसको ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहता है, किसको उससे ज्यादा मतलब लगाव है। तो अगर देखा जाए रुबिस्को का ज्यादा लगाव किसके साथ है, CO2 के साथ। ठीक है ना, रुबिस्को का ज्यादा लगाव किसके साथ है, CO2 के साथ। लेकिन अगर CO2 कम रहा और O2 बहुत ज्यादा रहा तो O2 को भी पकड़ सकता है। इसीलिए तो उसका नाम पड़ा था रुबिस्को। कार्बोक्सिलेज भी मतलब कार्बोक्सिलेशन भी करवाता है और ऑक्सीजनेशन भी कराता है, यानी कि CO2 को भी पकड़ सकता है और ऑक्सीजन को भी। ठीक है ना, तो रुबिस्को वो एंजाइम है जो CO2 को भी पकड़ सकता है और O2 को भी। लेकिन वही लिखा है केल्विन पाथवे RUBP कंबाइंड विद CO2। केल्विन साइकिल जब होता है तो वहां पर RUBP जो था फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2, वो किसको पकड़ता है, CO2 को। क्यों पकड़ता है, क्योंकि वहां पर रुबिस्को होता है। ठीक है ना, और रुबिस्को से RUBP में CO2 ऐड होकर क्या बनाता है, 3PGA का 2 मॉलिक्यूल, 3PGA का 2 मॉलिक्यूल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्टिव साइट है। अब रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को क्या है, एंजाइम है, तो एंजाइम का बोले थे एक्टिव साइट होता है, एंजाइम में पढ़ाए थे। तो रुबिस्को में एक्टिव साइट से क्या होता है कि CO2 भी बाइंड कर सकता है और O2 भी बाइंड कर सकता है। ठीक है, सो द नेम रुबिस्को वाज, मतलब इसीलिए इसका नाम क्या है, रुबिस्को, क्योंकि दोनों से बाइंड कर सकता है, इसलिए इसका नाम क्या है, रुबिस्को। हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर CO2, लेकिन इसका एफिनिटी किससे ज्यादा है, CO2 के साइड, देन फॉर O2, मतलब O2 के कंपैरिजन में CO2 से ज्यादा एफिनिटी है इसका। दिस बाइंडिंग इज कंपेरेटिव, मतलब इसीलिए ये जो बाइंडिंग करता है वो थोड़ा कंपेयर करके करता है, अगर जो ज्यादा रहेगा उसके सामने उसी से बाइंड करेगा। ठीक है ना, रिलेटिव कंसंट्रेशन O2 CO2 डिटरमाइन which one will bind to the enzyme। बोला है कि दोनों का रिलेटिव कंसंट्रेशन, मतलब कौन ज्यादा है, CO2 ज्यादा है या फिर O2 ज्यादा है, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेगा कि रुबिस्को के साथ कौन जुड़ेगा। तो अगर O2 ज्यादा हो गया तो O2 जुड़ जाएगा और CO2 ज्यादा हो गया तो CO2 जुड़ जाएगा। ठीक है ना,
तो यहाँ लिखा है इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड्स टू रूबिस्को। C3 प्लांट में क्या होता है कि फोटो रेस्पायरेशन होता है, ठीक है ना। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे कुछ O2 बाइंड कर जाता है रूबिस्को के, रूबिस्को के साथ क्या बाइंड कर जाता है, और O2 बाइंड करेगा तो क्या होगा, फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है ना। फिर CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। अगर CO2 जुड़ना था वहां पर O2 जाके जुड़ जाएगा तो CO2 का फिक्सेशन कम हो जाएगा ना, डिक्रीज हो जाएगा। फिर आगे भी बाइंड विद O2 टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो देखो C3 साइकिल में CO2 के जुड़ने के बाद बनना चाहिए था, कार्बोक्सिलेशन के बाद बनना चाहिए था 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGN, लेकिन यहाँ पर CO2 जुड़ने की जगह पे क्या जुड़ गया, O2। तो O2 जुड़ गया तो क्या बनेगा, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल जिसको बोले थे फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट। 3PGA की जगह ये बन जाएगा, ठीक है ना, फॉस्फोग्लिसरेट या फिर फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा, ठीक है। तो फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। In this pathway is called photorespiration। तो ये जो बना है फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये कौन से पाथवे में बना है? इस पाथवे को क्या बोलते हैं, फोटोरेस्पायरेशन, फोटो, और इसको C2 साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बना है पहला मॉलिक्यूल इस पाथवे में वो कितने कार्बन का है, 2 कार्बन। तो पाथवे का नाम उसी पे रखा गया है, तीनों पाथवे का। जो उस पाथवे में रिएक्शन के बाद फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो कितने कार्बन का है। अगर 3 कार्बन का है तो C3 साइकिल, 4 कार्बन का है तो C4, और 2 कार्बन का है तो C2 साइकिल। 3 कार्बन वाला कौन था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 4 कार्बन वाला था ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, और 2 कार्बन वाला कौन है, फॉस्फोग्लाइसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है ना। शुगर, ATP एंड ADP। देखो जो फोटोरेस्पायरेशन है वो वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें शुगर भी नहीं बनता, ना ATP बनता है, ना NADPH बनता है। उल्टा क्या होता है, दे कॉज रिलीज ऑफ CO2, ये और CO2 को निकाल देता है बाहर, ठीक है ना, और CO2 को बाहर निकाल देता है और ATP का यूज कर लेता है। तो जो चीज बनाना चाहिए था, वो जो चीज लाना चाहिए था, वो चीज और बर्बाद कर देता है, वेस्ट कर देता है। ATP बनाना चाहिए था, कम से कम ATP नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। क्योंकि ATP बनाना तो लाइट रिएक्शन का काम है, लेकिन यहाँ पर CO2 को फिक्स करने के लिए अगर ATP यूज करता तो सही बात, लेकिन CO2 को और रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो जो चीज जमा करना चाहिए था वो वेस्ट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोले हैं, वेस्टफुल प्रोसेस। फोटोरेस्पायरेशन जो है वो एक वेस्टफुल प्रोसेस है, मतलब नुकसानदायक, बर्बाद करने वाला प्रोसेस। इन C4 plant photorespiration does not occur because they can increase CO2 concentration at the enzyme site। इसीलिए C3 साइकिल में फोटोरेस्पायरेशन हो रहा था, वेस्टफुल प्रोसेस हो रहा था, उसका एनर्जी लॉस हो रहा था। लेकिन C4 प्लांट में क्या होता है कि यही फोटोरेस्पायरेशन होने से बचा लेता है। कैसे बचाता है, तो एंजाइम के सराउंडिंग में, जहां पर एंजाइम काम कर रहा है, एंजाइम के साइड पे CO2 का कंसंट्रेशन वो बढ़ा देता है। और CO2 के कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या बनाया गया, क्रैंज एनाटॉमी बनाया गया। क्रैंज एनाटॉमी के कारण इस तरह से प्रोसेस होता है कि रूबिस्को के पास CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तो CO2 को ज्यादा से ज्यादा फिक्स करता है,
ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि CO2 जो इंक्रीज हुआ C4 प्लांट में CO2 इंक्रीज हो गया था, इसीलिए तो फोटो रेस्पायरेशन से बच गया। तो क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि उसके पास एक यूनिक टाइप का अरेंजमेंट था टिश्यू का एक यूनिक टाइप का अरेंजमेंट था। उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिटोमी, जिसमें क्या होता है? बंडल शीथ से, ठीक है ना, बंडल शीथ से। और यहाँ पर फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है C4 प्लांट में, इसलिए इसका प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादन वो ज्यादा होता है और हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकता है, मतलब सह सकता है, ठीक है। तो एक और तरह का पाथवे होता है, हम लोग C3, C4, C2 ये सब तो जाने ही, एक और है कैम पाथवे, ठीक है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लाइसोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये पाथवे उस तरह के प्लांट में मिलता है जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में रहते हैं, जैसे कि कोई कैक्टस है, ठीक है ना, जो मरुस्थल में डिजर्ट में रहता है, ठीक है ना, डिजर्ट में रहता है। अब वहां तो पानी का कमी है, वहां पर पानी का कमी है। तो ये किसमें पाया जाएगा? कैम पाथवे, कैम पाथवे ये किसमें पाया जाएगा? जीरोफाइटिक प्लांट, जीरोफाइटिक प्लांट। जीरोफाइटिक प्लांट बोलते हैं जहां पर जो वैसे इन्वायरमेंट में रहता है जहां पर पानी बहुत कम मिलता है, ठीक है ना। रोइन, इसमें क्या होगा? रोइन, वाटर स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मतलब जहां पर पानी का बहुत कमी, ठीक है। अब देखो नॉर्मली प्लांट जो है पानी का बहुत ज्यादा बर्बादी करते हैं, बोलते हैं कि 99% पानी तो ऐसे ही निकाल देते हैं, और अगर ये भी वैसा ही किया तो फिर क्या होगा? फिर तो एक तो पानी मिल नहीं रहा है उसको, तो 1% पानी भी मिलना मुश्किल हो रहा है, और 99% वो बर्बाद करेगा तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ऐसे प्लांट में क्या होता है कि दिन में स्टोमाटा नहीं खुलता है, दिन में स्टोमाटा नहीं खुलेगा, इसी को बोलते हैं, इसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ फोटोएक्टिव स्टोमाटा। फोटोएक्टिव स्टोमाटा मतलब वैसा स्टोमाटा जो रात में खुलता है, ठीक है ना। नॉर्मली प्लांट, ये सब प्लांट जो है उसका स्टोमाटा दिन में खुला रहता है, दिन में खुला रहता है तो दिन में CO2 जा रहा होगा, ठीक है ना, दिन में CO2 जा रहा होगा तो दिन में डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लेकिन वहां पर यही होता है कि दिन में लाइट रिएक्शन तो हो जाएगा, लेकिन दिन में क्या होता है? स्टोमाटा बंद रहता है, बंद रहेगा तो CO2 तो अंदर आएगा नहीं, तो डार्क रिएक्शन। रात में खुलेगा स्टोमाटा, रात में स्टोमाटा खुलेगा तो क्या होगा? फिर CO2 आएगा, तब जाके फोटोसिंथेसिस होगा। तो उसमें जो पाथवे यूज किया जाता है इस तरह के प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए, वो होता है कैम पाथवे, क्योंकि इसमें क्या है कि लाइट रिएक्शन हो रहा है दिन ही में, और क्योंकि तो ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि वाटर को बचाया जा सके, क्योंकि दिन में अगर स्टोमाटा खुल गया, दिन में अगर स्टोमाटा खुल गया तो खुल जाने से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पानी निकलने लगेगा, पानी निकलेगा तो पानी का बर्बादी हो जाएगा, और वो चीज होना नहीं चाहिए, खास करके किसमें? जीरोफाइटिक प्लांट में, क्योंकि इसको पहले से ही पानी कम मिलता है, ठीक है।